हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। प्लेन ज्योमेट्री का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। मैं आपको हिंट दूंगा, ये करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो आप इसको सोल्व करो। एटलीस्ट ये तो याद आ जाए कि कौन सी चीज़ लगानी है, हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। उसने बोला है इन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम इज इक्वल टू 5√2, एल एन इज इक्वल टू 13 एंड एल एम एन इज 135। एल एम एन काफ़ी बड़ा एंगल है, 135 है, 90 से बड़ा है, तो मैंने ऐसे बना दिया। ये लो, एल एम 5√2 है, ये 5√2 है भाई। एल एन 13 है, तो बोल रहा है कि एम एन बताओ। मान लो एम एन की वैल्यू मैंने एक्स मान ली, तो एटलीस्ट ये तो देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद मुझे कुछ हिंट देनी पड़ेगी आपको कि भाई कैसे आपने करना है। देखो, आपके सामने जो चीज़ गिवन है उसके अंदर क्या क्या गिवन है, या फिर जो भी पूछा है उसको भी देख लो, क्या पूछा है और क्या गिवन है। हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। जी हाँ, ये पूछी है, मतलब क्या क्या इन्वॉल्व है हमारे क्वेश्चन में। ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, एक पूछी है, यानी कि तीनों साइड इन्वॉल्व है, और एक एंगल दिया है। ऐसा कोई फॉर्मूला बताया क्या जो जिसके अंदर इन सब की इन्वॉल्वमेंट हो? बताया ऐसा कोई? बताया था, ध्यान करो। मान लो ट्रायंगल की तीन साइड मैंने बोल दी ए बी सी, और कोई भी एक एंगल बता दूं। मान लो ये वाला है थीटा। कोसाइन रूल कि थीटा के सामने वाले एंगल को पकड़ो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे होता क्या है देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके सामने जो एंगल है उसका स्क्वायर की रिलेशन बताई है इनसे क्या होती है। बट ये एंगल 90 का नहीं है, तो 90 का नहीं है तो कुछ तो हिसाब किताब होगा, तो वो ये हिसाब किताब है -2ab कोस थीटा। अब आगे से ध्यान रहेगा ये, जैसे पाइथागोरस थ्योरम एक रिलेशन है एक ट्रायंगल की तीन साइड्स के अंदर। अगर ये एंगल 90 हो, अब अगर ये एंगल 90 नहीं है भाई, कुछ भी रैंडम एंगल है, तो भी ट्रायंगल की तीनों साइड के बीच में और इस एंगल, पाइथागोरस थ्योरम भी तो चार चीज़ों के बीच में रिलेशन है। फिर चार चीज़ें कैसे? ये तीन साइड और ये वाला एंगल 90 है, ये कंडीशन भी तो है। अगर ये एंगल 90 होता है तो कोस 90 क्या होता है? जीरो। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहीं ना कहीं उसका एक स्पेशल केस है कोसाइन रूल का। अब ये वाला कर लोगे गाइड्स, विल यू डू दिस? बस अब मैं जो आपको हिंट बोल रहा था वो हिंट दे देता हूँ, बिकॉज आगे हमें ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ये पता लगना ही है। तो ये होता है -1/√2। ये लो, इससे ज़्यादा दया नहीं कर सकता अब मैं आप पे। करते हैं भाई। तो वो इजीली आपको रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में निकालना मैं बता दूंगा मन ही मन में। 90 + 45, अच्छा जी 90 है तो साइन 45, सेकेंड क्वाड्रेंट -1/√, 3 सेकंड का खेल है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, पाँचों पाँचों 25 दूनी 50 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर -2 इंटू दिस, तो 2 5 10√2x गुणा में कोस 135। तो कोस 135 मैंने बता दिया है कि भैया -1/√2 है। तो √2 से √2 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको भी उधर लेकर जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 10x माइनस का 119, ये इधर आएगा तो इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनका प्रोडक्ट हो -119 और जिनका सम हो -10। तो 17 का पहाड़ा आता है कि नहीं? 17 7 119। प्रोडक्ट नेगेटिव यानी कि एक नेगेटिव है, और सम नेगेटिव यानी कि बड़े वाला नेगेटिव है। अब x की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती भैया, क्योंकि x लंबाई है, नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये 7 उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। इसको मैं और तरीके से करके बताऊंगा आपको, बट पहले ये सीख लो। एक और क्वेश्चन, ये लो। अब ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप करोगे और उसी तरीके से करोगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 135। पी क्यू इज इक्वल टू 8√2, पी आर इज इक्वल टू 17। तो वो बोल रहा है कि भैया क्यू आर की लंबाई बता दो, क्यू आर की लंबाई x है। तो वही सेम राम कहानी, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 8 8 64 दूनी 128 प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस यानी कि 16√2 इंटू एक्स इंटू कोस 135 जो मैंने आपको बताया है -1/√2। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, इस तरफ लेकर जा रहा हूँ मैं हर एक चीज़ को, तो ये पॉजिटिव हो गया, √2 से √2 कट गया तो प्लस 16x, -9 में से 8 गए 1, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 माइनस 161, 161 हो गया भाई 23 सत्ते, शायद उसी से बन जाए बात। तो सम -16, 23 सत्ते 161, सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव, तो फिर से 7 आ गया उत्तर। तो पहाड़े याद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे 23 7 जा पूछूं और आप बताए सर 161 दूं तो आपको पता लग सके कि अच्छा ये तो 23 आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ कहां तक याद करने हैं, सिर्फ 25 तक। 25 तक के टेबल्स की नस नस आपको पता होनी चाहिए, नस नस। ये जो 112 है वो 14 8 112 भी है, 16 7 112, नस नस पता होनी चाहिए। उसके बाद सर 30 तक करें, मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ब्रो, इसको दिमाग में बैठा लो। अब इनका दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। दोनों का देखो, उसने ये बताया है, तो ये क्वेश्चन एक और तरीके से किया जा सकता है। LMN 135 है, तो देखो अगर ये 135 है ना, तो इसका एक फायदा है। क्या फायदा है? अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे ऐसे, तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने का क्या फायदा है? एल्टीट्यूड ड्रॉ करने का ये फायदा है कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी LPN, उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 45, और ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 45। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा 180 करने के लिए। जी हाँ सर। तो ये उसने क्या दे रखा है? LM 5√2, ये दे रखा है 5√2। ऐसे केस में पता है आपने हमेशा क्या करना है? जो भी साइड रूट के टर्म्स में दे रखी है ना, कई बार बच्चे ऐसे भी तो बना लेंगे, आप लोग ऐसे ही बना लोगे और इसको बता दोगे 5√2, फिर यहाँ पर बनाते हुए फिरोगे कि सर वो मज़ा तो नहीं आया जिस तरीके से आपने बताया था। ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है? ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, लेंथी पड़ जाएगा। तो जहाँ पर 5√2 वाली चीज़ गिवन है उसके अपोजिट 90 डिग्री लाएंगे, उसको हाइपोटेन्यूज बनाएंगे, ईजी पड़ेगा ये। और ये पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि 45 और 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के अंदर साइड्स का रेशियो क्या होता है? 1 1√2। उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। 90 के सामने √2 है तो 45 के सामने 1 होगा, 90 के सामने 5√2 है तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा। और ये क्या दे रखा है? LN, ये उसने दे रखा है 13। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो 5 13, 5 12 13 वाला ट्रिपलेट,
तो 12 माइनस 5 7, एम एन की लंबाई क्या हो गई 7। लगाओगे अब इसको एक बार और, इसमें लगाओ, ये आपका एच डब्ल्यू है, दूसरे तरीके से करना। इसी क्वेश्चन को, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये बताओ भाई, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी साइड है? 3 साइड है यहाँ पर, x माइनस टू, एक्स, एक्स प्लस टू, तो सबसे बड़ी क्या होगी? x प्लस टू। तो 90 डिग्री के सामने वाली को x प्लस टू बोल दो। इनको कैसे भी रख लो, पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही लगेगा। एक को मैंने x बोल दिया, एक को मैंने x माइनस टू बोल दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है तो। इट इम्प्लाइज दैट, इस 4x को भी उधर लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x को अगर हम कॉमन ले लें तो x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया। वो कब होगा? या तो ये x 0 हो या फिर x माइनस 8 0 हो। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? या तो x 0 है या फिर x माइनस 8 0 है। x माइनस 8 0 हुआ तो यानी कि x की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 0 या 8 हो सकती है। तो सर फिर 8 क्यों ले रहे हो आप, 0 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर x की वैल्यू मैंने 0 ली तो इस यहाँ पर इस साइड की लंबाई 0 माइनस टू हो जाएगी। लंबाई माइनस में तो होती नहीं है ना। क्लियर है? अब मैं आपको बोलूँगी यहाँ से उठ के -1 किलोमीटर चले जाओ, क्या ही कर लोगे? अपने अंदर ही घुस जाओगे, ऐसे क्या करोगे? ठीक है, ये क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करने के एबल होने चाहिए थे। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। जो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है ना, वो इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है। बताओ इकलौता कैसा ट्रिपलेट है? सोचो, उसकी तरफ देखो। 3 4 5 वाला ट्रिपलेट, उसकी एक प्रॉपर्टी है, इज दी, पॉज करके सोच लो, ओनली ट्रिपलेट इन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में इकलौता ट्रिपलेट है जो ये है 3 4 5 वाला। 3 में एक जोड़ा, 4 में एक जोड़ा, 5, कोई भी ऐसा नहीं है। 5 12 13 जिनमें इनका गैप सेम हो। एपी तभी तो बनेगी कि इसमें जितना जुड़ा और इसमें उतना जुड़ा। इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जो एपी में है। तो जब भी आपको कभी भी ट्रिपलेट्स एपी के अंदर मिले, मान लो एग्जामिनर आपको ये बोल दे, देखो अगर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है तो इनको 2 गुना कर दो, 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट है, इसके अंदर एक एक का गैप है। तो अगर आपने डबल कर दिया तो इनके बीच का गैप भी डबल हो गया। हाँ जी सर, यहीं से मैंने एक ट्रिपलेट बनाया इसका 3 गुना करके। तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, तो सब कुछ 3 गुना हो जाएगा ना भाई। मैं इन वैल्यूज को 3 गुना करूंगा तो इनका गैप जो एक था वो भी 3 गुना हो जाएगा। देखो, ऐसे ही अगर एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं एक्स, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 10, क्या ये एपी में है? हाँ जी सर, एपी में है। 5 5 का गैप है, इससे 5 बड़ी ये, इससे 5 बड़ी ये। अगर ये एपी में है तो ये एक ही ट्रिपलेट से बन सकती हैं, एक ही ट्रिपलेट से। कौन से वाले ट्रिपलेट से? 3 4 5 वाले ट्रिपलेट से। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये एपी में है तो इनका गैप कितना है? 5 है सर गैप, तो इसका मतलब इसका 5 गुना वाला ट्रिपलेट चाहिए। ये जो बनी है ये इसके 5 गुना वाले ट्रिपलेट से बनी है। 5 3 15, ये 15 है, 5 चौके 20, 5 5 25। एक्स की वैल्यू 15 है, एक्स प्लस 5 की वैल्यू 20 है, एक्स प्लस 10 की वैल्यू 25।
अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो यानी कि यहाँ पर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हुआ है वो 3 4 5 वाला यूज हुआ है, इसी का कोई ना कोई ये मल्टीपल होगा। क्लियर है? तो इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इसको कर दे। देखो क्या ये एपी में है क्या? देखो सबसे छोटी साइड क्या है, x-2। इनमें कितने आ गैप है? 2 का। इनमें कितने आ गैप है? 2 का। इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। एक साइड है x-2, एक साइड है x, एक साइड है x+2, यही है ना? ठीक है, तो 2 2 का गैप है, तो इसका मतलब 3 4 5 वाले का डबल कर दूं तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी कि x की वैल्यू 8 है, x+2 की वैल्यू 10 है। कहीं से भी कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो x की वैल्यू इज 8। डन, सीधा। तो अब जब तक आप एक आधे क्वेश्चन ऐसे और नहीं कर लोगे, आपके दिल को शांति नहीं मिलेगी, है ना? तो ये लो, करो। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर भाई ने बताया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लंबाइयाँ हैं x-1, x+1, x+3। कितना फ़र्क है भाई? सर 2 का फ़र्क है। देखो इसमें 2 जोड़ूंगा ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा ये आ जाएगा, एपी में है। 3 4 5 वाले का डबल कर दो तो 6 8 और 10। x-1 की वैल्यू 6 है, x+1 की वैल्यू 8 है। यहाँ से डायरेक्टली कहीं से भी आप पता लगा लो, x की वैल्यू 7 आएगी। क्या पूछ रहा है वो? दी हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर 7 पे मत मार देना टिक, इतना सिखाने के बाद। उसने हाइपोटेन्यूज पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि हाइपोटेन्यूज पूरा है x+3, यानी कि ये है 10। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी भी नहीं थी, है ना? हमें ज़रूरत ही नहीं थी। हमें पता लग गया कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5 की डबल वाली है, हाइपोटेन्यूज 10 है, ये ले भाई 10 है, खत्म। हमें ट्रायंगल के बारे में ही पता लग गया। ओके, अब ये बताओ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो। हाँ भाई, कर लिया? कई लोग अभी भी बैठे होंगे, निकम्मे हैं, ट्राई नहीं करेंगे, वेट करेंगे मैं कब सोल्व करूँगा। मिल मत जाना मुझे कभी, जो लोग सोल्व नहीं कर रहे ना। ट्राई करो खुद, हिंट दे रहा हूँ मैं। उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो इसको ध्यान से, इनके बीच में क्या रिलेशन है? a-b, a+b, सॉरी a-b, a और a+b, कुछ रिलेशन है? देखो इसमें b जोड़ूंगा ये आ जाएगा, इसमें b जोड़ूंगा ये आ जाएगा, ये तो एपी में है सर। अच्छा एपी में है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जो एपी में है। राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जो एपी में 3 4 5 का ही मल्टीपल होगा कोई ना कोई। यानी कि जो हमारी ट्रायंगल है वो इस टाइप की ट्रायंगल होगी, ऐसे 3 4 5। ठीक है, सेकंड हिंट है, तो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब आप मोस्ट प्रोबेबली कर ही लेंगे, नहीं तो देखो एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है भैया। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा है मुझे पता नहीं, तो सबसे बड़ी साइड है सी ए, सबसे बड़ी लार्जेस्ट, है ना? a+b, तो ये लार्जेस्ट है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बी ये हो गया। तो दिस इज a+b। उसके बाद उसने बताया ये ए बी है a-b, तो ये हो गया ए। ठीक है, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि ये एपी में है। अब एपी में नहीं पता चलता तो भी ये लेंदी तरीके से होएगा, बट ये हमारा फर्ज है, ये हमें दिखना चाहिए कि ये एपी में है। ठीक है भाई, हाँ। तो देखो, तो ये 3 4 5 वाली ट्रायंगल से ही बनी है। 3 को कौन सी साइड रिप्रेजेंट करती है? 3 का मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटी वाली ये, फिर 4 को ये रिप्रेजेंट करती है, फिर 5 को ये रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बता क्या रखा है वो भी देख लेते हैं। उसने ये बताया है D इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू ए बी। डी बी सी के ऊपर एक पॉइंट है सच दैट बी डी इज इक्वल टू ए बी, ये बी डी, दिस इज इक्वल टू दिस।
ठीक है भाई, देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये साइड रिप्रेजेंट करती है 3 को, ये साइड रिप्रेजेंट करती है 4 को, ये साइड रिप्रेजेंट करती है 5 को, और 3 4 5 में कितने का गैप होता है? एक एक का गैप होता है। यहाँ पर कितने का गैप है? बी का गैप है। तो 3 4 5 का कौन सा मल्टीपल है? बी वाला। तो रियल जो लंबाई है ट्रायंगल की वो है 3b, रियल जो साइड्स हैं 4b और 5b। मैंने बी के टर्म में लिख लिया इनको। रियल में ये इसकी जो लंबाई है दैट इज 3b, इसकी जो लंबाई है दैट इज 4b, और इसकी जो लंबाई है दैट इज 5b। ठीक है। उसने बोला कि BD की लंबाई इस AB की लंबाई के बराबर है, यानी कि ये 3b है। तो 4b माइनस 3b यानी कि इसकी लंबाई b है। अब उसने हमसे पूछा है कि BD और DC का रेशियो बताओ, है ना, यही पूछा है। तो 3:1। अब कल को वो पूछ ले कि DC और AC का रेशियो बताओ, तो 1:5। वो कुछ भी पूछ सकता है, वही हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ बढ़िया बढ़िया छांट छांट के, सारे रिलेवेंट, सारे बढ़िया बढ़िया, इनके पीछे बहुत मेहनत लगी है। ठीक है। मान लो मैं एक कैट का क्वेश्चन लाया हूँ तो आपको क्या लगता है मैंने कैट का एक ही क्वेश्चन सोल्व किया, एक CDS का? नहीं, सारे किए, उसमें से चुन के। तो अपना कोर्स है वो SSC CGL को टारगेटेड है, और इसी कारण वो CGL CHSL SSC के सभी एग्जाम्स का मास्टर कोर्स हो गया। ठीक है। बाकी हेल्पफुल तो वो CDS में ही पूरा रहेगा, स्टेट एग्जाम में भी, रेलवे एग्जाम में भी, बैंक और कैट के लिए हेल्पफुल तो रहेगा, बट नहीं लेना चाहिए बच्चों। चलिए जी आगे बढ़े। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बेसिक फॉर्मेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे A² + B² से। इन दोनों में से किसी भी एक साइड को A² - B² से, और बाकी की साइड को 2AB से। ये क्या है सर? आप यहाँ पर A और B की वैल्यूज पुट कर करके आप सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट कर सकते हो, सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। देखो A² में से B² घटेगा, तो साइड की लंबाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मैं A की वैल्यू बड़ी रखूंगा बस। अगर मैं A की वैल्यू 2 रख दूं और B की वैल्यू 1 रख दूं, तो बताओ क्या बनेगा? अगर A की वैल्यू 2 रख दूं और B की 1, तो 2 1, तो 2 × 2 4, और 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 4 - 1 3, तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बन जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दोगे तो सारे ट्रिपलेट जनरेट हो सकते। तो सर हमें क्या यूज़ है ना, आपको क्या यूज़? तो इन फ्यूचर राइट एंगल ट्रायंगल का कई बार, जब भी एग्जामिनर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको बहुत यूज़ करता है, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बताता है या कई जगह पर यूज़ करता है, बस अभी के लिए लिख लो और कुछ नहीं करना। राइट जगह पर मैंने बता दिया, फिर से बता दूंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब काफ़ी काम की चीज़ आ रही है भाई, देखो जरा ध्यान से, जो तुरंत ही मैं यूज़ करूँगा। पाइथागोरस कजन थ्योरम। तो ये पाइथागोरस कोई इंटेलिजेंट था ही, उसके क्या कजन ने भी थ्योरम दे दिया? ऐसी बात नहीं है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। पाइथागोरस, मैं मान रहा हूँ कि ये जो मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ ये पाइथागोरस के चचेरे भाई ही हैं। क्यों है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, या पाइथागोरस एक्सटेंशन आप लिख सकते हो। चलो अब ध्यान देते। देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी सर। इसमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल नहीं है। तो जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है, मैंने इसको मान लिया है कि भैया ये, इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, और इसको मैंने मान लिया C। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड जो C है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B²। सबसे लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B²। कब? व्हेन जो लार्जेस्ट एंगल है, मान लो लार्जेस्ट एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। क्लियर है? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा हो सकता है। हाँ जी, तो मैंने बोला कि भैया जो लार्जेस्ट एंगल है सबसे बड़ा वाला, अगर वो 90 के बराबर होता है तो उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। इतना बिल्डअप क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि ज़रूरत है। ठीक है,
यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन। अब मैं इस थीटा को बदलूंगा कि थीटा को बदलने से क्या फर्क पड़ता है। अब देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, लार्जेस्ट एंगल 90 है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम कर दूं, सेम लंबाई को ऐसे झुका दूं, तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी सर? ए ही रहेगी। भैया मैंने सिर्फ एंगल बदल दिया ना, इसकी लंबाई कितनी रहेगी? बी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो थीटा है अपना, थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया। यहाँ पर जो अपना थीटा था वो बराबर है 90 है। तो अब ध्यान से सुनो, अब ये जो लार्जेस्ट साइड है जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया था, लार्जेस्ट साइड, अब मैं इनके बीच में क्या रिलेशन लिख सकता हूं? अब बताओ कि जो सी का स्क्वायर है वो क्या होगा? सी का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा? क्या ए और बी की कुछ वैल्यू बदली है? नहीं सर, ए की लंबाई उतनी है, बी की लंबाई उतनी है। हाँ जी, तो ये एंगल बढ़ने से सी की लंबाई बढ़ गई, तो सी का स्क्वायर बढ़ गया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम की वैल्यू तो उतनी ही रही, इसकी उतनी ही रही, बट इसकी लंबाई बढ़ गई, तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे रटना नहीं है, ये जो सी जो है ये क्या है? ये लार्जेस्ट साइड है। ऐसे देखना है कि जो लार्जेस्ट साइड है ट्रायंगल की, उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा अगर लार्जेस्ट एंगल 90 हो, उनसे बड़ा होगा अगर जो लार्जेस्ट एंगल है, जो उसके सामने वाला एंगल है, अगर वो 90 से बड़ा हो। सिंपल, एंगल 90 से बड़ा, लार्जेस्ट एंगल 90 से बड़ा, तो साइड भी बड़ी, एंगल 90 के बराबर तो साइड भी बराबर इनके स्क्वायर के सम के। अब अगर एक और काम कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ऐसे, एंगल को, मैंने इसकी लंबाई नहीं घटाई ए की, इसकी लंबाई ए ही है, इसकी लंबाई बी ही है, बट ये जो थीटा है दिस इज लेस देन 90, ये जो साइड आ गई सी जो भी है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड की मैं बात कर रहा हूं। किसी भी एंगल को पकड़ लो, यहां पर मैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट बोल रहा था क्योंकि वो लार्जेस्ट थी समझाने के लिए, वैसे आप किसी भी एंगल के सामने वाली साइड को पकड़ लो, अगर ये एंगल 90 के बराबर है तो इसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम से बड़ा हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो इसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम से छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर ए की लंबाई उतनी ही रह गई, बी की लंबाई उतनी ही रह गई, सी की लंबाई घट गई। इनके ये वैल्यू राइट हैंड साइड वाली तो कांस्टेंट है वैल्यू अब तक, तीनों केसेस के अंदर ये वाली वैल्यू तो अब तक सेम ही है, मैंने ए और बी की लंबाई ही नहीं बदली। एंगल को 90 के बराबर रखा तो आपको याद है, इसको मैंने बढ़ाया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई थी तो ये बड़ी हो गई, इसको घटाया तो इसकी वैल्यू घट गई तो ये मैंने छोटी कर दी, बस खत्म। अब मैं आपको रटवाने को ये डायरेक्टली रटवा देता, बट ये इतनी एनिमेशन क्यों की है? ताकि ना भूलो और रियल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में जाए। तो जो रियल में इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पर मैं अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फालतू की चीज़ों को छोड़कर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, समझ लो अब इसको। तो पाइथागोरस के कजन क्यों बोले थे? क्योंकि पाइथागोरस से ही ये समझ में आ जाते हैं अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो देन द ट्रायंगल इज। तो ट्रायंगल क्या है? तो कभी भी अगर आपको यह बताना है कि ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, कैसी ट्रायंगल है, कभी भी तो वो इससे पता चल जाएगा। इससे क्यों पता चल जाएगा? हमें ये पता चल जाएगा कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो 90 से छोटा है। अगर लार्जेस्ट एंगल ही 90 से छोटा निकला, तो लार्जेस्ट 90 से छोटा है तो बाकी भी 90 से छोटे, तो एक्यूट हो गई। लार्जेस्ट 90 से बड़ा निकला, एक ही एंगल 90 से बड़ा चाहिए तो ऑब्ट्यूस हो गई, अधिक कोण हो गई। लार्जेस्ट एंगल 90 के बराबर निकला, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? हमेशा लार्जेस्ट साइड को पकड़ेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम करेंगे, फिर हम देखेंगे ये जो लार्जेस्ट साइड है क्या ये बड़ी है क्या, मतलब इसके स्क्वायर इनके स्क्वायर के सम से बड़ा है क्या? आप बोलोगे सर बड़ा है, इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल भी 90 से
बड़ा है। अगर ये छोटी होती तो इसके सामने वाला एंगल भी 90 से छोटा है। और ये बात हो रही है लार्जेस्ट एंगल की, लार्जेस्ट एंगल 90 से बड़ा है तो भैया अधिक कोण। ठीक है, क्लियर है ब्रो, इसे ध्यान रखोगे। अब आगे बढ़ जाऊं, एक ये बताओ, इसके ऊपर मैं बहुत क्वेश्चन नहीं लाया कि 3 4 5 3 4 3 5 7 ऐसे क्वेश्चन ले आऊं। अब ये देखो, एग्जामिनर ये भी कंफ्यूजन करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे कर देते हैं वहां पर। भाई 3 4 5 साइड्स की लंबाइयों का रेशियो होता है, एंगल्स का नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड की लंबाइयां हैं उनका रेशियो होता है 3 4 5, ना कि इन एंगल्स का। यहां पर उसने एंगल्स की बात करती, तो अब हम निकालेंगे। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, 180। रेशियो में कितना है, 5 और 4 9 और 3 12। रेशियो में ये चीज़ 12 है, एक्चुअल में 180 है, 15 गुना है चीज़ें। एक्चुअल एंगल कितने होंगे, इनको 15 गुना करो, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75। सारे एंगल 90 से छोटे, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, टेंशन मतलब इस चीज़ को हम आगे और यूज़ करेंगे, ये मत सोचो अरे एक में ही निपटा डाला, आगे यूज़ करेंगे, तब देखूंगा आपको याद आएगी कि नहीं। नेक्स्ट एक चीज़, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इससे मेरा मतलब क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। इससे मेरा मतलब ये है कि मान लो अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि एक ट्रायंगल बनानी है मुझे, और 3 डंडियां लेकर आओ ऐसे, 3 लकड़ियां लेकर आओ ऐसे, तो ये नहीं है कि आप किसी भी लंबाई की 3 लकड़ियां ले आओगे और उनसे ट्रायंगल बन जाएगी ऐसे, कि किसी भी लंबाई की 3 लकड़ियां ले आओ और ट्रायंगल बन जाएगी ना। कुछ कंडीशंस हैं, उनकी लंबाई के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगी, नहीं तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। तो उनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, देखो मैं डायरेक्टली आपको याद करवाऊंगा, लेकिन क्यों याद करवाऊंगा वो दिखा देता हूं। देखो मान लो ये एक ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं, ठीक है, तो तीसरी साइड मैंने इतनी लंबी बना दी, ये 2 साइड थी, तीसरी साइड मैंने लंबी बना दी। अब देखो बन रही है ट्रायंगल, ये मिल ही नहीं रही, कैसे बनेगी भैया। आप इस लंबाई की 3 लकड़ियां ले आए, एक बार फिर से देखना चाहोगे, आप इस लंबाई की 3 लकड़ियां ले आए तो बनेगी ट्रायंगल, नहीं बनेगी। यानी कि जो थर्ड साइड थी वो छोटी रह गई, पहले 2 साइड थी, जो मैंने तीसरी साइड में लेकर आया वो छोटी रह गई। अगर ये थोड़ी सी और लंबी होती तो ये इसको मिल जाती। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिनिमम लंबाई होनी चाहिए थर्ड साइड की, छोटी रह गई भैया, कुछ तो मिनिमम लंबाई होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, मान लो ट्रायंगल की ये 2 साइड्स हैं, ओके सर। अब मैंने आपको बोला कि यार मैंने ये 2 साइड खींच ली, ये 2 लकड़ियां रख दी, एक और लकड़ी ले आओ। आपको लगा यार कुछ पिछली बार लकड़ी छोटी रह गई थी, हैं, अब की बार कोई कमी नहीं रहने देंगे, इतनी बड़ी लकड़ी ले आए आप। अब ट्रायंगल नहीं बन रही, देखो यहां पर ये मिल नहीं रही, ये बड़ी हो जा रही है। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो एक बार फिर से देख लो, वो बड़ी रह जाती है, तो ये मिल नहीं रही कहीं पर भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कितनी भी बड़ी लकड़ी ले आओगे, कुछ मैक्सिमम लंबाई भी होती है, ठीक है। तो कुछ रेंज के अंदर लंबाई होती है कि इतने से छोटी नहीं होनी चाहिए और इतने से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या रेंज है वो मैं आपको बता देता हूं, देख लो। मान लो किसी ट्रायंगल की कोई भी एक साइड की लंबाई है जी ए, और कोई भी एक साइड की लंबाई है जी बी, तो जो थर्ड साइड है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, वो ये है कि जो थर्ड साइड की लंबाई शुड बी लेस देन द डिफरेंस, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस। मैं इनके नीचे ही लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। कि मान लो ट्रायंगल की 2 साइड्स की लंबाई है ए और बी, तो जो थर्ड साइड है इसकी लंबाई यहां पर छोटी रह गई थी ना, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अगर ये इनके डिफरेंस से बड़ी होती तो बात बन जाती। और जो थर्ड साइड है दैट शुड बी लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। यानी कि अगर आपको ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है, तो इसका मतलब जो थर्ड साइड है उसके बारे में आप ये कह सकते हो कि a माइनस बी
इज लेस देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ये थर्ड साइड की लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड साइड की जो लेंथ है उससे छोटा होगा ये माइनस बी, इनके डिफरेंस से तो बड़ी ही होगी वो थर्ड साइड की लंबाई, और थर्ड साइड की जो लंबाई है दैट विल बी लेस देन सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, इसको थोड़ा और जनरलाइज करूं, अगर हमें ये पॉसिबल करना है कि तीन साइड से एक ट्रायंगल बन जाए, तो ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को पकड़ना, ट्रायंगल की हर साइड बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी हमेशा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, और बाकी दो साइड के सम से छोटी होगी हमें। ठीक है भाई, ट्रायंगल की कोई भी साइड बाकी दो साइड की लंबाइयों के डिफरेंस से बड़ी होगी, तो डिफरेंस से तो बड़ी, डिफरेंस तो कम ही आएगा ना, तो डिफरेंस से बड़ी होगी, सम तो ज्यादा आएगा ना बाकी दो से, सम बड़ी चीज है, सम से छोटी होगी, याद रह जाएगा आपको। कोई भी साइड, जैसे ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं देता लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, मतलब किससे ट्रायंगल नहीं बन सकती। तो सर हम इसमें क्या करेंगे, सर थर्ड साइड कौन सी है, कोई भी साइड पकड़ लो, कोई भी। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रायंगल की तीन भुजाएं नहीं देता, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये जो तीन लंबाइयां दी गई हैं उससे ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा, ऑप्शन वन को चेक कर रहा हूँ, कोई भी एक मेरा दिल करेगा वो वाली साइड उठाऊंगा और मैं ये देखूंगा क्या ये इन दोनों के सम से छोटी है, छोटी है, 18 से ही छोटी है, सम से छोटी हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, 8 और 7 15, क्या इनके डिफरेंस से बड़ी है, हाँ जी इनके डिफरेंस से बड़ी है, सम से छोटी है, पास, बन जाएगी ट्रायंगल। सर बाकी के बारे में नहीं चेक करोगे क्या, नहीं, इस एक कंडीशन, किसी भी एक साइड के ऊपर ये कंडीशन चेक कर लोगे ना, सबके ऊपर सारी कंडीशन चेक होगी, कोई भी एक पकड़ दो, या तो तीनों फेल होंगी इस कंडीशन में या तीनों पास होंगी, ये नहीं है कि तीनों की अलग अलग चेक करो, समझ गए, रिलैक्स हो गए इस बात से। ठीक है, अगली, अब 4 जो है ये इनके डिफरेंस से तो बड़ी है, 7 और 9 का डिफरेंस 2 है, और इनके सम से छोटी है, पास, इससे ट्रायंगल बन जाएगी इन तीनों लंबाइयों से। 18 जो है इन दोनों के सम से तो छोटी है, ठीक है जी, और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है जी 18 का, इनके डिफरेंस से बड़ी है क्या, सर डिफरेंस के बराबर है, बड़ी होनी चाहिए, बराबर नहीं हो सकती, चाहे थोड़ी सी बड़ी हो पर बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। सम के बराबर भी नहीं हो सकती, सम से छोटी होनी चाहिए चाहे थोड़ी सी छोटी हो, यहां पर ट्रायंगल नहीं बनेगी दोस्त, है ना, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड, मजेदार क्वेश्चन करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर, तो अपनी जो कंसंट्रेशन है उसे बनाकर रखना, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं बट इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, कंसंट्रेशन बना के रखना अपना, ठीक। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ क्या नहीं हो सकती। तो थर्ड साइड की लंबाई मुझे पता है कि जो थर्ड साइड की लंबाई है वो इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ी रहेगी हमेशा, और जो थर्ड साइड की लंबाई है वो हमेशा इन दोनों साइडों के सम से छोटी रहेगी। इसको मैं एक ही स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकता हूँ कि जो इन दोनों साइडों का डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, दैट विल बी लेस देन द सम ऑफ द दिस टू साइड्स, मतलब जो थर्ड साइड है इनके सम से छोटी रहेगी, इनके डिफरेंस से बड़ी रहेगी, ठीक, ओके। तो इनका डिफरेंस कितना है, 8 में और 3 में, 8 में से 3 गया 5, तो 5 इनका डिफरेंस है, तो इनके डिफरेंस से बड़ी रहेगी हमेशा थर्ड साइड की लेंथ, और इनका सम कितना है 11, 8 और 3 11, और 11 से हमेशा छोटी रहेगी, यानी कि जो थर्ड साइड की लेंथ है, ध्यान से सुनिएगा, ये कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकती, 5 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी, बिल्कुल हल्की सी बड़ी हो जाए चाहे, बिल्कुल बिल्कुल 11 के बराबर नहीं हो सकती, भले ही बिल्कुल छोटी हो जाए, यानी कि 11 के इक्वल नहीं हो सकती, 11 से जस्ट पहले और 5 से जस्ट आगे ये सारी वैल्यूज ले सकती है ये,
बट 5 के बराबर नहीं हो सकती, बट 11 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको कुछ ब्रैकेट समझाना चाहता हूं। रेंज को डिनोट करने के लिए मैथ्स के अंदर कुछ ब्रैकेट होती है। क्या ब्रैकेट होती है, ध्यान से समझो। अगर मैं एक ऐसी ब्रैकेट बना रहा हूं, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ जो है दैट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू 5, 11, ये 3 चीजें हैं। देखो, इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो थर्ड साइड की लंबाई है वो 5 और 11 के बीच में है, और वो 5 और 11 के बराबर नहीं हो सकती। 5 से जस्ट बड़ी और 11 से जस्ट छोटी। तो यहाँ पर कई बच्चों को लगेगा कि सर 5 से जस्ट बड़ी यानी कि 6। नहीं बेटा, 5 और 6 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। यहाँ पर क्या एग्जामिनर ने ऐसे बोला है कि जो ट्रायंगल की तीनों साइड हैं वो इंटीजर्स होंगी? नहीं बोला। तो तीसरी साइड की लंबाई 5.1 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है। तो ये नहीं है कि 5 से बड़ी होगी तो 6 ही होगी। हाँ, अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि इंटीजर ही है तो फिर 6 होगी 5 से बड़ी। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में बहुत कुछ आता है, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब है जिस सिचुएशन को हम डिनोट कर रहे हैं वो, इसका मतलब है कि तीसरी साइड की लंबाई 5 और 11 के बीच में है और 5 और 11 इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि 5 और 11 इंक्लूडेड नहीं है। ये 5 है अपना खाली, ये अपना खाली 11 है, बस इनके बीच का सिस्टम इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि 5 भी इंक्लूडेड है, 11 भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच का रास्ता भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब 5 की तरफ ऐसी वाली ब्रैकेट है, यानी कि 5 तो इंक्लूडेड नहीं है और 11 इंक्लूडेड है। 5 और 11 के बीच का रास्ता भी है, बट यहां पर 11 इंक्लूडेड है, 11 की तरफ ये वाली ब्रैकेट है। ये समझ जाओ क्योंकि मैं आगे यूज करूंगा ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, ब्रैकेट का गेम समझ में आ गया। तो हमारे वाला केस कौन सा है फिलहाल वैसे, कि 5 और 11 के बीच की रेंज हो बट 5 और 11 के बराबर नहीं है मामला। ठीक है, ऐसे है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को करें। तो यहाँ पर हमें एक बात पता है क्या, कि जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है उसकी लंबाई 5 और 11 के बीच में हो सकती है और 5 और 11 के बराबर नहीं हो सकती। सिंपली आप देख कर बोल दोगे ना, 8 में से 3 गए, 5 से बड़ी, 8 और 3 11 से छोटी, 5 से 11। आप तुरंत इस क्वेश्चन को पढ़कर ऐसे लिख लोगे। ये चाहता हूँ, और कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, समझा रहा था बस मैं आपको। तो क्या तीसरी साइड की लंबाई 9 हो सकती है? हो सकती है भैया, 5 और 11 के बीच में। अब ये भी पूछता है, हाँ देखो यही पूछ रखी है क्या नहीं हो सकती, इसके भी तो अलग सिस्टम चलता है एग्जामिनर का। तो 9 तो हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 और 11 के बीच में। या 5 हो सकती है? नहीं ब्रो नहीं, 5 नहीं हो सकती भाई, 5 नहीं हो सकती, 5 और 11 के बीच में हो सकती है, 5 से बड़ी होनी पड़ेगी। 8 हो सकती है? हो सकती है। 12 हो सकती है? ना, 11 से बाहर नहीं हो सकती। तो ये 2 नहीं हो सकती, ये 2, 5 और 12 यानी कि थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इफ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज डिनोटेड बाई पी, अगर इसका पेरीमीटर पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो मैं थर्ड साइड की पॉसिबल लेंथ लिख दूं। थर्ड साइड बिलोंग्स टू, इनके डिफरेंस से बड़ी रहेगी, यानी कि 7 और 4 में डिफरेंस है 3 और इनका सम है 11। थर्ड साइड की लंबाई है, इनके डिफरेंस से बड़ी, 3 से बड़ी, 11 से छोटी, और 3 और 11 के बराबर नहीं हो सकती। तो पेरीमीटर की क्या रेंज होगी? पेरीमीटर की क्या रेंज होगी मुझे बताओ। परिमाप, पेरीमीटर परिमाप क्या होता है? तीनों साइड्स की लंबाई। तो दो साइड की लंबाई तो गिवन है 7 और 4, और तीसरी साइड की लंबाई 3। तो 7 और 4 11 और 3 14। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है क्या, ये जो तीसरी साइड है ये 3 के बराबर नहीं हो सकती, 3 से बड़ी ही हो सकती है। तो इसीलिए पेरीमीटर 14 के बराबर नहीं हो सकता, 14 से बड़ा ही हो सकता है ना, क्योंकि तीसरी साइड ऐसे 3 से लेकर 11 तक है। सेम चीज हमें पेरीमीटर के बारे में मिलेगी। 7 और 4 तो फिक्स है, बट यहां पर 3 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए। तो
तो 7 और 4 11 प्लस 3 14 से जस्ट बड़ा होगा पेरीमीटर। ठीक है, मतलब उसकी पॉसिबल वैल्यू स्टार्ट होगी वहां से। तो 7 और 4 11 और 11 22। क्या 11 के बराबर हो सकती है थर्ड साइड? नहीं सर, इससे जस्ट छोटी होगी, इससे छोटी होगी, तो पेरीमीटर भी 22 से छोटा होगा। तो ये है पेरीमीटर की रेंज। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? क्या 14 के बराबर हो सकता है पेरीमीटर? नहीं सर, 14 इज लेस देन पी। क्या 22 के बराबर हो सकता है? नहीं सर, 22 से छोटा है, इज लेस देन 22। ठीक है, यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ठीक क्यों नहीं है ये। तो मेरे दोस्त देखो, ये है 14 और ये है 22। ये है 15 और ये है 21 नंबर लाइन के ऊपर। आप कहना चाह रहे हो कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक बना दो। ठीक है, क्या एग्जामिनर ने ये बोला है कि जो थर्ड साइड की लंबाई है वो सिर्फ इंटीजर हो सकती है, कि अगर वो 14 नहीं हुई तो 15 ही होएगा? अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आप ये सारी वैल्यूज इंक्लूड नहीं कर पाते, ये वैल्यूज रह जाती हैं जो कि पी की वैल्यू हो सकती है, इस रेंज में वो शामिल नहीं होती। हमने 14 शामिल नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि गिनती 15 से स्टार्ट होगी। 14.1, 14.2, 14.33। हाँ, अगर वो ये बोल दे कि इंटीजर्स ही होंगी तो फिर 15 से 21, फिर ये ऑप्शन ठीक होगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं। इन आइसोस्केलस ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी इज लेस देन 3। अब मज़ा आएगा, आपका दिमाग लगवाना स्टार्ट करूंगा अब मैं। ठीक है, देखो बताओ। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है एफ जी एच, समद्विबाहु बाहु। यार ये क्या मतलब है? ठीक है, एफ जी इज लेस देन 3 सेंटीमीटर एंड जी एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन द करेक्ट रिलेशन इज। देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही होएगी कि आपको पता नहीं लगेगा कि सर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन हो गया। आप नॉर्मली स्टार्ट कर दो, आप पहुँच जाओगे अगर थोड़ा सा आराम से सोचोगे तो। बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, बट आपके दिमाग को ओपन तो मैं कर ही रहा हूँ, सारी चीज़ें बता तो रहा हूँ, है ना, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दे ही रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ के लिए आप तैयार हो। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी। हाँ जी सर। तो इस ट्रायंगल के अंदर 3 भुजाएं हैं, उसमें से 2 उसने बता दी, 2 के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि एफ जी लेस देन 3 सेंटीमीटर है और जी एच 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखो, जो 2 बराबर वाली भुजाएं हैं वो या तो जो बराबर वाली दूसरी भुजा है या तो दोनों लेस देन 3 सेंटीमीटर वाली होंगी। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और उसमें एक साइड की लंबाई 3 है, एक साइड की लंबाई 5 है, तो आप ये बोलोगे या तो वो ऐसी आइसोस्केलस ट्रायंगल है कि जो इक्वल वाली साइड्स हैं उनकी लंबाई 3 है और इसकी 5 है, या फिर वो ये वाली आइसोस्केलस है कि जो इक्वल वाली साइड्स हैं उनकी लंबाई 5 है, दूसरी की लंबाई 3 है। यही केस है भाई, मैंने 2 साइड बता दी, तो जो तीसरी साइड है वो या तो इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल होगी, तभी तो वो आइसोस्केलस बनेगी। तो वही केस है। तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो ये होगा कि जो लेस देन 3 सेंटीमीटर, 2 साइड जो इक्वल है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर वाली है और तीसरी साइड 8 सेंटीमीटर की है, या फिर ये केस होगा कि जो 2 साइड इक्वल हैं वो दोनों 8 सेंटीमीटर की है और तीसरी साइड लेस देन 3 सेंटीमीटर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो तीसरी साइड है वो या तो इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल, किसी एक के इक्वल होना पड़ेगा तभी तो आइसोस्केलस बनेगी ना। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये केस पॉसिबल है? सर हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी एक साइड उठा लो, मैंने ये उठा ली, क्या ये साइड इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी है? इनका डिफरेंस तो 0 आएगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इनका डिफरेंस तो 0 आएगा। हाँ जी सर, इनके डिफरेंस से तो बड़ी है। क्या इनके सम से छोटी है? 0 इज लेस देन 8 इज लेस देन, ऐसा है पॉसिबल? भैया ये भी 3 से छोटा, ये भी 3 से छोटा, तो ये जो मटेरियल बनेगा ये 6 से छोटा होगा, तो उससे तो छोटा 8 नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ये पॉसिबल है। और उसने क्या बताया था कि एफ जी 3 है, तो अगर एफ जी 3 है
और जी एच 8 है। एफ जी एच ये वाली तो बनेगी नहीं, एफ जी 3 है और जी एच 8 है, ये वाली ट्रायंगल पॉसिबल है। अब वो बोल रहा है देन द करेक्ट रिलेशन इज, तो करेक्ट रिलेशन क्या है भैया, जी एच इज इक्वल टू एफ एच, जी एच, हाँ ये वाला ही है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगी इसमें। नेक्स्ट, कंसिडर ओबट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल विद साइड 8, 15 एंड x सेंटीमीटर इफ x इज एन इंटीजर। देखो यहां पर उसने रोक लगा दी, अब की बार x क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि अब की बार ऐसा केस होगा कि जो कि अगर 14 नहीं है तो फिर 15 ही है, 15, 16, 17 यही वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। चलिए करिए, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स एग्जिस्ट। मैं आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा कि आप ये कर देंगे, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर आप खुद कर लोगे, ठीक है, ट्राई आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ट्राई कर लो। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड है। अब मैं वो वाली चीज यूज करूंगा, कौन से वाली चीज यूज करूंगा, जो पाइथागोरस के कजन वाली मैंने आपको बताई थी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलता है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर से बड़ा होगा, एंगल 90 से बड़ा तो उसका स्क्वायर बड़ा हो, तो वो कंडीशन यूज करेंगे, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। और अब तक जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे वो यूज करेंगे, हो जाएगा ये, ट्राई कर लो, करें, देखो भाई चलो। तो 8, 15 दो साइड की लंबाई 8 और 15, तो x की वैल्यू क्या होएगी, x बिलोंग्स टू, इनका डिफरेंस कितना है 7, 15 माइनस 8 7, 15 और 8 23, x जो है वो 7 से बड़ा होगा और 23 से छोटा। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 से लेकर 22 तक होगा, 7 से बड़ा क्या है 8, 23 से छोटा क्या है 22, 8 और 22 इंक्लूडेड है। सर अब ये आपने क्या कर दिया, 7 और 8 के बीच में भी तो बहुत कुछ है, आप तब तो ये बोल रहे थे कि अगर 7 और 23 नहीं है तो आप ऐसे सीधा 8 नहीं लिख सकते। तो भाई अब की बार उसने ये बोला है कि x की वैल्यू इंटीजर है, तो अगर 7 नहीं हो सकती तो 8 ही हो सकती है, इसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकती। अगर 23 से छोटी है तो सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू 22 ही है, इंटीजर है इसलिए, क्लियर है। तो x की ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं 8 से लेकर 22 तक, क्यों, ताकि ये ट्रायंगल बने, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है जस्ट टू मेक इट ए ट्रायंगल, अदरवाइज ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। एक कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी कि ये ट्रायंगल बनेगी, मैंने एक और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगी, अब उसकी सेटिस्फाई करूंगा। कैसे बनती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, बता रखी है मैंने आपको कंडीशन कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। तो सर इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है यार, x की वैल्यू 8 भी हो सकती है, तो फिर तो लार्जेस्ट 15 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 22 हुई तो लार्जेस्ट x हो जाएगी। तो किसी केस में x लार्जेस्ट है, किसी में 15 लार्जेस्ट है। 8 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकती, 8 तो ऑलरेडी 15 से छोटा है, तो कभी कभी 15 लार्जेस्ट होगी, कभी कभी x, तो दो केस बनेंगे। तो इफ 15 इज, इफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू 15, तो क्या कंडीशन ट्रू होगी, तो जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है यानी कि 225 वो ग्रेटर होएगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 64, एक्स और 8 है ना बाकी दो साइड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इसको मैं उधर, मतलब बता ही देता हूँ आपको, ये इज इक्वल टू नहीं है, इज इक्वल टू तो दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू में क्या होता है कि 3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 3 इज लेस देन एक्स, तो एक्स को इधर लाओगे तो एक्स इज ग्रेटर देन 3 होएगा ना भाई, ये ज़्यादा मुंह एक्स की तरफ खुला रहना चाहिए, इज इक्वल टू तो दोनों तरफ बराबर है, तो अगर मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूँ तो दिस इज लेस देन 225, तो ये हम मेंटली करने के लायक होने चाहिए। तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन, 64 उधर जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, एक्स इज लेस देन अंडर रूट 161, जो कि क्या होता है, इसके स्क्वायर से छोटा ही है, जस्ट 14 का स्क्वायर होता है 196, हाँ तो उससे छोटा है, 13 का 169, तो ये 12 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग, एक्स इज लेस देन 12,
यहां से मुझे एक बात पता चली। तो देखो x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या है 8, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x क्या होना चाहिए लेस देन 12। ये दो कंडीशन मिल गई मुझे। तो यानी कि यहां पर मुझे मिल गई कि x जो है वो होएगा 8 से लेकर 12 तक। एक बार फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर लार्जेस्ट साइड 15 है और हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनानी है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी कि x 12 से छोटा होना चाहिए। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनानी है और लार्जेस्ट साइड 15 हो, तो x 12 से छोटा होना चाहिए। और अगर ट्रायंगल बनानी है तो x की वैल्यू ऐसे हो सकती है 8 से 22 के बीच में। x की वैल्यू अगर 8 से 12 के बीच में रही, यानी कि x लेस देन 12, तो ऐसी ट्रायंगल्स बनेंगी जो ऑब्ट्यूस होंगी और उनमें 15 लार्जेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे मत मानना, ये लेंदी है, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, बस अभी मैं समझा रहा हूं ताकि आप 1 मिनट में वाकई में कर पाओ। अगर लार्जेस्ट साइड x है तो भैया लार्जेस्ट 15 भी हो सकती है, लार्जेस्ट x भी हो सकती है। तो अगर लार्जेस्ट x है तो x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन, लार्जेस्ट वाली का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ द अदर टू, x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 15 17 का तो ट्रिपलेट होता है, ध्यान है, 8 15 17। तो ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब यही तो है। और क्या ही है ट्रिपलेट का मतलब, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इजिकल टू 17 का स्क्वायर। यहां पर मैं बोल सकता हूं भाई एटलीस्ट कैलकुलेशन में तो फायदा उठाएं, ट्रिपलेट याद है तो, ठीक है। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 17। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि भैया x 17 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्ट्यूस बन जाएगी लार्जेस्ट साइड x की। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू हो सकती है 17 से बड़ा, यानी कि 18 से लेकर, और x की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है 22, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 8 से लेकर 12 तक। तो 12 में से 8 मत घटाना, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 7 घटाना, यहाँ पर 5 वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पर 22 में से 17 घटा देना, 5 वैल्यूज पॉसिबल है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बताता हूँ, अभी डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन करना मकसद नहीं है। देखो अगर दो साइडों की लंबाई 8 और 15 है, दो साइडों की लंबाई 8 और 15 है, तो तीसरी साइड की लंबाई अगर 8 हुई, अगर 9 हुई, अगर 10 हुई, ऐसे ही कर करके 12 तक हुई, 8 9 10 11 12, तो ये सारी पॉसिबल ट्रायंगल्स निकली है यहाँ पर। अगर दो साइड की लंबाई 8 और 15 है, तो तीसरी साइड की लंबाई अगर 18 से लेकर 22 तक हुई, 8 15 18, 8 15 19, 8 15 20, ऐसे 8 15 22 तक, तो ये सारी ट्रायंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होएंगी, ठीक है। तो टोटल 5 और 5 10 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगी भाई। x के कितने मान हो सकते हैं 10। तो सर क्या ये एक्चुअल में आएगा क्या एग्जाम में, बहुत जल्दी करोगे आप इसे, ठीक है, और ये आएगा, रिलेवेंट है। द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आर 11 15 एंड p, जहां पर p एक इंटीजर है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p आर पॉसिबल, p की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो यहां पर दो कंडीशन है, एक तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड होनी चाहिए और ट्रायंगल होनी चाहिए, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होने की क्या कंडीशन है ताकि ट्रायंगल बने, तो ट्रायंगल होने की कंडीशन है कि भैया जो तीसरी साइड p है दैट शुड बी, डिफरेंस से बड़ी, 11 और 15 का डिफरेंस है 4, और 11 और 15 का समय है जी 26, यानी कि 5 से लेकर 25 तक होनी चाहिए। फिर ये क्यों कर दिया, क्योंकि ये इंटीजर, इंटीजर 4 से बड़ा इंटीजर 5 ही है, 26 से छोटा 25 ही है, 5 से लेकर 25 तक p की ये सारी वैल्यू पॉसिबल है, तभी ये एक ट्रायंगल बन पाएगी, नहीं तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो सर सेटिस्फाई हो गई। अब ये ऑब्ट्यूस वाली, ठीक है। देखो 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, 11 15 और p, 11 15 और p। तो लार्जेस्ट साइड या तो 15 होएगी या p होएगी, क्योंकि p की वैल्यू 15 से बड़ी हो सकती है, 11 तो हो नहीं सकती लार्जेस्ट साइड। तो अगर लार्जेस्ट साइड 15 है, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 शुड बी ग्रेटर देन बाकी दो का स्क्वायर,
यानी कि पी स्क्वायर प्लस 11 121, यानी कि पी स्क्वायर, पी की तरफ मैं ये कम वाला रख रहा हूँ, चौंच वाला, 121 मैंने इधर भेज दिया, तो 5 में से एक गया 4 और ये बच गया 10, यानी कि पी शुड बी लेस देन √104, शुड बी लेस देन 10 पॉइंट समथिंग। पी की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है सर। अगर आप एक ऐसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना चाह रहे हो जहां पर लार्जेस्ट वैल्यू 15, लार्जेस्ट साइड 15 वाली है। ठीक है। और देखो ये 3 कंडीशन हमें मिल रही है। एक तो ये कंडीशन मिल गई कि भैया पी की वैल्यू 5 से 25 होनी चाहिए। एक ये कंडीशन मिल गई कि अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाने चाह रहे हो तो पी की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि अच्छा 5 से लेकर 10, 10 पॉइंट समथिंग से छोटी, 10 से छोटी नहीं, 10 पॉइंट समथिंग से, तो यानी कि 10 हो सकती है। तो पी की वैल्यू हो सकती है दोस्त 5 से लेकर 10, यानी कि टोटल 10 में से 4 गए, टोटल 6 वैल्यूज आर पॉसिबल। टोटल 6 वैल्यूज आर पॉसिबल। 10 में से 5 नहीं घटाऊंगा, 10 में से 4 घटाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर लार्जेस्ट साइड पी हुई तो पी का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बाकी दो के स्क्वायर का सम। पी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 5 और 1 6, 2 और 2 4, 2 और 1 3, तो पी शुड बी ग्रेटर देन √340। ये मैं स्टेप जानबूझ के एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पर बर्डन ना आए, बस। इट इम्प्लाइज दैट ये 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का 361 होता है, तो ये 18 पॉइंट समथिंग है। तो P शुड बी ग्रेटर देन 18 पॉइंट समथिंग। तो 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा अगला इंटीजर 19 आएगा, तो P की वैल्यू हो सकती है भाई साहब 19 से लेकर मैक्स कहाँ तक, 25 तक। अब 25 में से मैं 18 घटाऊंगा अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे निकालनी है। तो कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 19 20 21 22 23 24 25, तो कितनी वैल्यू हो सकती है P की, 25 में से 18 घटा दो, 7 वैल्यूज हो सकती हैं। तो 7 और से 13 वैल्यूज पॉसिबल है P। अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों क्वेश्चन को, मैं आपको बता देता हूं, जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था बड़े मुश्किल लगे थे भाई साहब, दिमाग फट गया था। मैं क्या, हो तो गए थे पर मैं क्या यार कैसे याद रहेंगे, कैसे समझ में आएंगे। उस वक्त जैसे मैंने समझा था उससे बेहतर तरीके से आपको समझाया है। इन दोनों क्वेश्चन को तुरंत अभी एक बार फिर कर दो, पहले वाला दिखा दिया, तुरंत एक बार फिर कर दो जैसे मैंने बताया, मजा आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, आपको याद रहेगा, टेंशन नहीं लेगी। और इसी फॉर्मेट में कर दो। अभी मैं अगला दिखा रहा हूँ, एक बार इसको भी कर दो, क्योंकि मैं अभी और डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े थोड़े लाऊंगा। ये एक आधी बार आते हैं, किसी एक शिफ्ट में आ गया, बट आ जाते हैं। 1% भी रिलेवेंट चीज होगी तो फिर मैं तो लाऊंगा। एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स दैट आर साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के साइड है। ठीक है। इफ एक्स वाई इज 4 देन फाइंड जेड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप ये कर दोगे, बट आप वो कर देना। ठीक है। तो ये इंटीजर्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है। और ये जो दो साइड हैं इनका प्रोडक्ट 4 है, तो जेड बताना है। देखते हैं तो भैया एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई अगर 4 है तो इनकी क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, 1 और 4 हो सकती हैं, 2 और 2 हो सकती हैं, 4 और 1 हो सकती हैं, यही हो सकती है। ठीक है, देखेंगे उसको भी, 4 और 1 कोई बात। ठीक, तो 4 और 1 को नहीं देखेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि एक ट्रायंगल की साइड्स बता रहे हो कि 3 4 5 साइड्स वाली ट्रायंगल है, फिर आप बता रहे हो 4 3 5 साइड्स वाली ट्रायंगल, तो ये सेम ही ट्रायंगल मानी जाती है, तो रहने देना है, ऐसे देखना। ठीक, काउंट नहीं होता वो अपने एग्जाम में। ठीक, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 4 है तो उनकी ये वैल्यूज पॉसिबल है, 1 और 4, 2 और 2, अगर वो इंटीजर है तो। ठीक है सर। अब देखो जो z है उसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, z की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। z की वैल्यू हो सकती है भैया, अगर दो साइड की लंबाई, अगर इनकी लंबाई 1 और 4 है, इनके डिफरेंस से बड़ी, तो 4 और 1 का डिफरेंस है 3, 3 से बड़ी, और इनके सम से छोटी, 3 से बड़ी 5 से छोटी, यानी कि a की वैल्यू है 4। ठीक है जी। और इस केस में z की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, अगर x और y की वैल्यू 2 और 2 हुई,
इनके डिफरेंस से बड़ी यानी कि 0 से बड़ी और इनके सम से छोटी यानी कि 2 और 2 4 से छोटी, तो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 1 2 और 3। गिनती की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 0 से बड़ी 4 से छोटी 1 2 और 3। तो हमें ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल चाहिए। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि देखो आपके पास कितनी ट्रायंगल बनी है, देखना 1 4 4 1 4 4। इस केस में z की एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, इस केस में z की वैल्यू पॉसिबल है। एक ट्रायंगल बनी है 2 2 1, एक ट्रायंगल बनी है 2 2 2, एक ट्रायंगल बनी है 2 2 3। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करो, और ये देखो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम से बड़ा है कि नहीं। अगर वो बड़ा निकला तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। अदरवाइज इतनी ट्रायंगल में तो आप वैसे भी देख सकते हो, या फिर ऐसे ही देख लो। देखो तो इस केस में ये एक ट्रायंगल बनी, कॉमन सेंस से भी आप देख पाओगे 4 4 1 वाली। तो ये ट्रायंगल कैसी बनेगी, जो इक्वल साइड्स हैं वो लंबी हैं, यानी कि ये ट्रायंगल ऐसी बनेगी, ऐसी, है ना। ऐसी ट्रायंगल देखो, अगर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो एंगल तो 90 से बड़े हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं क्या? अगर ये वाले एंगल 90 से बड़े हो गए तो भैया 90 से बड़ा 90 से बड़ा तो 180 से बड़ा हो जाएगा, इन्हीं दोनों का सम पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑब्ट्यूस बनेगी तो हमेशा ये वाला एंगल बड़ा होएगा, इसका मुंह बहुत ज्यादा खुल जाएगा ऐसे। ये वाली ट्रायंगल ऑब्ट्यूस है, अगर 1 1 4 बनती तो ये तो ऑब्ट्यूस बनेगी ही नहीं। सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल 2 2 1 ऑब्ट्यूस बनेगी ही नहीं। सर हमें कैसे पता? अगर हम चेक करें तो यहाँ पर लार्जेस्ट साइड क्या है 4, तो चेक कर लो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम से बड़ा है। फिर यहाँ पर तो ये भी लार्जेस्ट है, देखो एक लार्जेस्ट माननी पड़ेगी और उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कंडीशन फॉलो होगी? नहीं सर। यहाँ पर फॉलो होगी? नहीं सर। ये तो इक्विलेटरल बन गई? नहीं सर। 3 का स्क्वायर है 9, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, 4 और 4 8, यहाँ पर फॉलो होगी। ये एक ही पॉसिबल ट्रायंगल है जो इन सारी कंडीशन को फॉलो करती हो। z की वैल्यू 3 ही हो सकती है, x और y की वैल्यू होगी 2 और 2 और z की एक ही वैल्यू है 3। अब मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप कंफर्टेबल होंगे, आप रिलैक्स होंगे जैसे बाकी लेक्चर्स में आप होते हैं कि अरे सब समझ तो आ रहा है। ये टॉपिक अनकंफर्टेबल करता है स्टूडेंट्स को, इन्हीं टीचर्स को भी अनकंफर्टेबल करता है, ठीक है। तो मतलब मेरे को भी ज़्यादा फोकस करके आपको पढ़ाना पड़ता है ताकि अच्छे से पढ़ा पाऊँ, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स ना कर दूँ चीज़ों, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब बाकी सभी स्टूडेंट के साथ भी हो रहा है। तो क्या टेंशन लेनी बनती है? टेंशन लेनी तो नहीं बनती फिर, है ना। बस इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर नज़र मार लेंगे, अगली बार रिवाइज करेंगे तो और बेटर हो जाएगा ये टॉपिक। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, और बाकी अपने बड़े भाई पर इतना विश्वास रखो कि जो चीज़ जिस फॉर्म में बेस्ट है उसी फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको दी बेस्ट चीज़ ही मिल रही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मैटर करता है, कितनी एज आपको मिल रही है। इफ ए एंड बी आर द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट ए और बी एक ट्रायंगल की दो साइड्स की लंबाई है। पिछले जैसा इक्वेशन है, वहां पर ए इंटू बी 4 था, एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल होंगी बट आप कर लोगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाना, इसमें नहीं बता रखा, ठीक है। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भैया ए और बी का प्रोडक्ट 24 है, और ये भी है कि भैया ए और बी इंटीजर होने चाहिए। तो लेट अस सी कितनी ट्रायंगल पॉसिबल है कि दो साइड्स की लंबाई 24 हो। तो और मैंने बताया 1 और 24, 24 और 1 ऐसे मत लेना, 1 और 24, अब मैं 2 लिखूंगा, 2 और 12, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौके 24। अब रिपीट करना स्टार्ट मत करना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड है उसकी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करूँ। अगर दो साइड की लंबाई 1 और 24 है तो तीसरी साइड की लंबाई क्या हो सकती है इनके डिफरेंस से बड़ी? तो इनका डिफरेंस क्या है? 24 में से 1 गए 23, तो 23 से बड़ी, और इनका सम है 25, 25 से छोटी, तो ए की वैल्यू हो गई 24, खत्म। 23 से बड़ी और 25 से छोटी कितनी वैल्यू? एक ही है 24। क्या मैं ऐसे लिखे बिना डायरेक्टली ऐसे लिख लूँ इंक्लूडिंग?
मेंटली कर लेंगे ये वाली स्टेप। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इनके डिफरेंस से बड़ी, 12 और 2 का डिफरेंस है 10, 10 से बड़ी यानी कि 11 से स्टार्ट। 10 से बड़ी मैंने 11 से स्टार्ट क्यों कर दी, क्योंकि ये इंटीजर है, तो 10 के बाद सीधा इंटीजर 11 आता है। 10 के बराबर हो नहीं सकती थर्ड साइड, डिफरेंस से 10 से बड़ा होना पड़ेगा, तो 11 आई। तो ये स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। 12 और 2 14, 14 से छोटी यानी कि 11 से लेकर 13। कितनी वैल्यूज हैं टोटल, 11 12 13, जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं उनके लिए फॉर्मूला क्यों लगाएं, 11 12 13, 3 ही वैल्यूज पॉसिबल है। और यहाँ पर कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पर एक ही वैल्यूज पॉसिबल है, तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर। ओके, इनके डिफरेंस से बड़ी, तो 8 और 3 का डिफरेंस है 5 से बड़ी यानी कि 6 से स्टार्ट होकर 8 और 3 11 से छोटी यानी कि 10 तक। तो 10 में से 5 को घटा दो, 10 में 5 गए 5, 5 वैल्यूज आर पॉसिबल। इनके डिफरेंस से बड़ी, इनका डिफरेंस है 6 में 4 गया 2, तो 2 से बड़ी यानी कि 3 से स्टार्ट होंगी वैल्यूज। और इनका समय 6 और 4 10, 10 से छोटी यानी कि 9 तक। तो 9 में से 2 गए 7 वैल्यूज पॉसिबल है। किसकी, थर्ड साइड की वैल्यूज हैं, थर्ड साइड की वैल्यूज हैं, थर्ड साइड की लंबाइयों की वैल्यूज, थर्ड साइड लेंथ, थर्ड साइड लेंथ की पॉसिबल वैल्यूज। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने वाला टॉपिक है, हर एक इंसान के लिए है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप कोई स्पेशल नहीं हो, आपका कोई कोटा नहीं है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये है कि एक आधा स्टूडेंट तो होगा ही जो बच जाएगा अनकंफर्टेबल होने से। 7 और 3 10, 5 और 1 6, टोटल 16 वैल्यूज पॉसिबल हैं थर्ड साइड की। 16 तरह की ट्रायंगल बन सकती है। सर कैसे, प्रैक्टिकली क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इसके करने की जरूरत नहीं है, बट वैसे ही देखो, यहां से जो वैल्यूज पॉसिबल आई हैं 1 24 और थर्ड साइड की एक ही वैल्यू पॉसिबल आई थी 24, तो ये एक ट्रायंगल बन सकती है जिनमें दो साइड्स का प्रोडक्ट 24 हो। अगर मैं यहां से लूं, एक साइड की लंबाई 2, एक की 12, तीसरी की 11 भी हो सकती है, तीसरी की 12 भी हो सकती है, तीसरी की 13 भी हो सकती है, ऐसे है, ये है, ऐसे करके 16 ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं भाई। हाउ मैनी आइसोस्केलस ट्रायंगल्स with integer sides are possible such that sum of two of this side is 12। मेरे ख्याल ये लास्ट क्वेश्चन होएगा, ऐसे लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट 3 है, चलो तीनों करते हैं एटलीस्ट। हाउ मेनी आइसोस्केलस ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 12, ताकि दो साइड्स का सम 12 हो। अगर दो साइड का सम 12 है तो देखो दो केसेस पॉसिबल हैं। क्या दो केसेस पॉसिबल हैं, एग्जामिनर बोल रहा है कि दो साइड्स का सम 12 है, तो जिन दो साइड का सम 12 है, मान लो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसी है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसकी लंबाई है a, इसकी लंबाई है a और इसकी लंबाई है b, तो हो सकता है ये 12 जो है ये a प्लस a हो, दो इक्वल साइड्स का सम 12 हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना 12 जो है ये a प्लस b हो। उसने ये बोला कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और दो साइड का सम 12 है, तो हो सकता है दो इक्वल साइड का सम दे रखा हो या एक इक्वल और एक नॉन इक्वल साइड का सम दे रखा हो, हमें नहीं पता भाई, कुछ भी दे सकता है। तो ये दो केसेस पॉसिबल है, तो इन दोनों केसेस को मैं यहां पर लिख लेता हूं। या तो उसने ईदर सम ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 12 और सम ऑफ वन इक्वल एंड अनइक्वल साइड इज इक्वल टू 12। तो या तो केस होगा कि दोनों इक्वल साइड का सम 12 है, यानी कि इक्वल साइड्स की लंबाई है 6 और 6 और तीसरी साइड की मैंने लंबाई मान ली a, या फिर ऐसा होगा कि एक इक्वल और एक अनइक्वल साइड का सम 12 है, तो ये मैंने मान ली a, तो ये हो गई 12 माइनस a। आप ऐसे भी मान सकते हो ये a, ये 12 माइनस a, बट हमेशा इसको a मानना ईजी रहेगा कैलकुलेट करना, थर्ड साइड को सेम मानना।
या तो ये होगा या ये होगा। तो देखते हैं कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अब यहां पर देखो, जो ए की लंबाई है वो इनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन इनका डिफरेंस 0। तो हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। एंड ए मस्ट बी लेस देन जो भी इनका सम है 12। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक हो गई। ठीक है, और इंटीजर्स है ना, ये सारे इंटीजर होने पड़ेंगे। पूर्णांक भुजाओं, हाउ मेनी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, हाँ विद इंटीजर, नहीं तो इनफाइनाइट उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि ए की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक हो सकती है, 0 से बड़ी 12 से छोटी। 11 वैल्यूज टोटल पॉसिबल है। ए की वैल्यू 1 हो सकती है तो ट्रायंगल बनेगी 1 6 6, 2 होगी तो 2 6 6, 3 6 6, ऐसे 11 6 6 तक। ओके सर, अब यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो ए है इसकी लंबाई इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एंड ए मस्ट बी लेस देन जो भी इनका सम है उससे छोटा होना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल की साइड बाकी दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। तो इनका सम क्या है, 24 माइनस 2a। इस 2a को इधर ले आओ, यानी कि 3a मस्ट बी लेस देन 24, यानी कि a मस्ट बी लेस देन 8। तो ये दो कंडीशन हो गई कि a 0 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी यानी कि 1 से स्टार्ट होकर 7 तक। ठीक है, तो यहां पर कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं सर, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 11 वैल्यू पॉसिबल है। यहां पर कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 से लेकर 7 तक 7 वैल्यू पॉसिबल है। तो क्या सर 11 और 7 18 उत्तर मार दें? नहीं, हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। क्यों, मैं आपको बताता हूं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना वो 2 बार गिनी जाती है। ऐसे केसेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज इज ऑलवेज काउंटेड ट्वाइस। क्यों, मैं बताता हूं। अगर ए की वैल्यू 6 हुई, देखो यहां पर 6 और 6 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी जब ए की वैल्यू 6 होगी। तो क्या यहां पर ए की वैल्यू 6 पॉसिबल है? हाँ जी सर 6 है। तो 6 6 6, ये ट्रायंगल मैंने यहां पर भी गिन ली। और जब यहां पर ए की वैल्यू 6 हुई, देखो ए की वैल्यू 6 पॉसिबल है, हाँ जी 1 से लेकर 7 तक पॉसिबल है। तो 6 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 6 6 6 6 6 6 6 6 वाली ट्रायंगल यहां पर भी गिनी गई, यहां पर भी गिनी गई। तो एक्चुअल आंसर होएगा भाई, दूसरे रंग से लिख देते हैं, 11 प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 17। 11 और 7 18 माइनस 1 17, टोटल 17 ट्रायंगल पॉसिबल है। हमेशा आइसोस्केलेस ट्रायंगल 2 बार गिनी जाएगी, दोनों में गिनी जाएगी। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL का, उसी तरीके से होगा, करो। हाउ मेनी आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड आर पॉसिबल? कितनी आइसोस्केलेस ट्रायंगल पॉसिबल है जिनकी इंटीजर साइड है? ठीक है भैया, सच दैट सम ऑफ टू ऑफ द साइड, अगर दो साइड का सम 16 है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, या तो दोनों इक्वल साइड का सम 16 है, यानी कि दोनों इक्वल साइड 8 और 8 है, तीसरी साइड मैंने a मान ली, या फिर तीसरी साइड a है, इसका और इसका सम 16 होगा, तो ये 16 माइनस a हो जाएगी, तो ये भी 16 माइनस a हो जाएगी। उसी तरीके से करते हैं इस वाले केस में। ये जो a है ये इनके डिफरेंस से बड़ी, यानी कि 0 से बड़ी, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, अगर 0 से बड़ी होगी तो सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 1। 0 से आगे 1, इंटीजर्स है ना, और 8 और 8 16 से छोटी, तो 1 से लेकर 15 तक, यानी कि टोटल 15 वैल्यूज आर पॉसिबल a की। देखो मैंने कितने ज्यादा में लिखा था पिछली बार। तो जो मैं लिखता हूं ना वो हमेशा आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता, बट ताकि आपको ना लिखना पड़े उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है कई बार। ठीक, तो ऐसे सोचकर कभी मत डरा करो कि मैंने कोई क्वेश्चन 5 मिनट 8 मिनट में समझा दिया, 10 मिनट में समझा दिया, अरे सर आपको ही समझाने में 10 मिनट लगा। ऐसे तो एक बच्चे को पैदल चलने में पूरा 1 साल लग जाता है, तो क्या वो 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ ही नहीं पाएगा? 10 सेकंड की तो बात दूर है, क्योंकि उसको तो 1 साल लग गया चलना सीखने में टाइम लगता है भाई। ठीक, तो ये जो a है दिस विल बी ग्रेटर देन
तीसरी साइड की वैल्यू बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है, तो इनका डिफरेंस तो जीरो है क्योंकि दोनों इक्वल है। ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए मस्ट बी लेस देन द सम। ए छोटी होगी इनके सम से, यानी कि 32 माइनस ए से, 32 माइनस 2a से। और इन्हीं क्वेश्चन को करने के फॉर्मूले भी हैं। अगर डिट्टो सेम क्वेश्चन आए ना आपके सामने, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूँ कि ये लगा दो, उत्तर भी आ जाएगा। डिट्टो सेम क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा, तो आप कर लोगे 45 सेकंड में, 50 सेकंड में। वो अगर वैसे वैसे फॉर्मूले रटवाने लगूं तो मैं इसी का क्यों रटवाऊं। ऐसे ही अगले कंसेप्ट में भी हैं ऐसे 4-5, उससे अगले में भी हैं 4-5, उससे अगले में भी है 4-5। सिलेबस 4-5 गुना कर देते हैं लोग ऐसे। बच्चे को फिर पता नहीं होता कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसमें से आप इंपॉर्टेंट छांट नहीं पाते, है ना। आ जाओ तो इट इम्प्लाइज दैट 3a इज लेस देन 32। इट इम्प्लाइज दैट a इज लेस देन, 3 से काटूंगा तो 10.66। a जो है 10.66 से कम है, यानी कि इन दोनों कंडीशन से क्या पता लग रहा है, a 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि a की वैल्यू 1 से स्टार्ट होएगी, 10.66 से छोटी यानी कि 10 तक जाएगी। 9 मत कर देना, 10.66 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 10 है। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर 1 से लेकर 10 तक 10 वैल्यूज। तो मैंने उत्तर क्या करने को बताया, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल हमेशा 2 बार काउंट होती है, सॉरी इक्विलेटरल। देखो अगर मैं a की वैल्यू 8 कर दूं, यहाँ पर भी a की वैल्यू 8 पॉसिबल है, तो 8 8 8 ट्रायंगल यहाँ भी काउंट होगी। a की वैल्यू यहाँ पर भी 8 पॉसिबल है, तो 8 8 8 ट्रायंगल यहाँ भी काउंट होगी। 8 8 8 ट्रायंगल इज काउंटेड इन बोथ। तो आंसर क्या होएगा, तो आंसर हो जाएगा 15 + 10 - 1, 15 और 10 25 - 1 24 आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। मैं बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेक्चर के अंदर कोई बच्चा जो है ये क्वेश्चंस निकालेगा। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ उसको 100% नहीं, उसको 90% समझ लो। कोशिश 100% की है, 90 भी समझ गए, ओके। अगली बार फिर करोगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। ठीक, ये बताओ भाई, जैसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, बहुत रेयर क्वेश्चन, आज तक एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक बार, एक ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, उतना ही जरूरी है ये, बस। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, त्रिभुज की भुजाओं की जो वैल्यू है वो पूर्णांक है, इंटीजर है, और जो पेरीमीटर है वो 13 के बराबर है। हाउ मैनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, ऐसी कितनी ट्रायंगल पॉसिबल है। यहाँ पर भी फॉर्मूला बताया जा सकता है, बट जितनी देर में मैं फॉर्मूला समझाऊंगा, जितनी देर में फॉर्मूले से करोगे उसकी कुछ कमियां हैं, उससे जल्दी आप दूसरे मेथड से कर लोगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत होगी। ठीक है, तो चलिए ये कैसे करना होता है ये क्वेश्चन बताता हूँ। देखो आपको एक बात पता है कि एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ एनी साइड, किसी भी ट्रायंगल के अंदर लेंथ ऑफ एनी साइड इज लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड। क्लियर है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड की लंबाई बाकी दो साइड की लंबाइयों के सम से छोटी होती है। ठीक है सर, तो मैं यहां पर लार्जेस्ट साइड की लंबाई देखना चाह रहा हूं, तो इस 13 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, क्यों, आपको समझ में आएगा, 6.5। तो जो लार्जेस्ट साइड है, क्या लार्जेस्ट साइड में इज इक्वल टू 6.5 कर सकता हूं। अगर मैंने लार्जेस्ट साइड को 6.5 कर दिया, तो बाकी की जो दो साइड हैं, स्मॉलर 1 एंड स्मॉलर 2, मान लो बाकी की दो साइड मैंने मान ली, छोटे वाली पहली, छोटे वाली दूसरी, और ये लार्जेस्ट, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का सम भी 6.5 हो जाएगा। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड की लंबाइयों का सम, तीनों साइड की लंबाइयों का सम 13 होना चाहिए। तो अगर मैं लार्जर वाली साइड को 6.5 दे दूंगा तो इनको भी 6.5 मिल जाएगा, बट ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये हमेशा छोटा होना चाहिए ना भैया, दिस मस्ट बी लेस देन बाकी दो साइडों के सम से। ठीक है,
तो आप हमेशा जो लार्जेस्ट साइड होगी वो क्या होगी, लार्जेस्ट साइड विल ऑलवेज बी लेस देन पेरीमीटर बाई 2, यानी कि 13/2 यानी कि 6.5। लार्जेस्ट साइड विल ऑलवेज बी लेस देन 6.5, पेरीमीटर के हाफ से कम होगी। तो लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम पॉसिबल क्या वैल्यू हो सकती है, वो 6 हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 6 हो सकती है। अब तक जो मैंने आपको बताया है वो आप मन में कर सकते थे कि पेरीमीटर 13 है, 13 को हाफ करो 6.5, तो 6.5 से छोटी ही होगी लार्जेस्ट साइड की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लार्जेस्ट साइड 6 हो सकती है। मेंटली कर सकते थे। आगे से मेंटली करना है ये। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो भाई मैं क्या कर रहा हूं, मान लो 3 साइड हैं ए बी सी, जिसमें से ए लार्जेस्ट है, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। सबसे बड़ी साइड जो है ए सबसे बड़ी साइड है, बट ये बी के बराबर भी हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है ना भैया, आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाए, जो लार्जेस्ट साइड है वो किसी और साइड के बराबर हो। ठीक है, बट ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। मैंने ये कंडीशन रखी है, सबसे बड़ी साइड को यहाँ, फिर उससे छोटी को, फिर उससे छोटी को। तो लार्जेस्ट साइड की वैल्यू है 6। लार्जेस्ट साइड की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो सकती। अब मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहा हूँ, अब तक तो मेंटली हो सकता था। ठीक, तो बी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, बी एट द मैक्स ए के या तो बराबर हो सकता है या इससे छोटा, तो बी की वैल्यू 6 हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ कि ए बी और सी तीनों का सम कितना है सर, 13। ए की वैल्यू मैंने ले ली, ए की वैल्यू मैंने ले ली 6, तो 13 में से 6 गए 7, इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। तो मैं उसकी सारी पॉसिबल वैल्यू निकालूंगा। 7 कैसे हो सकता है, 6 और 1, 5 और 2 7, 4 और 3 7। फिर आप बोलोगे सर 3 और 4, मैं बोलूंगा इस केस को काट दो। क्यों, क्योंकि बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, बी बड़ा रहना चाहिए। तो 3 केस तो ये हो गए। सर ये 3 केस कैसे हैं, अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी की 6 हो सकती है, सी की 6, ए की 6 है तो बी की 5, सी की 2, ए की 6 है तो बी की 4, सी की 3। 3 केसेस तो ये हो गए, बाकी मुझे वहां लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैंने 6 ले ली। अब मैं ए की वैल्यू कम लेता हूँ 5, क्योंकि ए की मैक्सिमम वैल्यू 6 थी तो मैंने 5 ले ली। तो बी की वैल्यू मैक्स क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 से बड़ी नहीं, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है। तो टोटल ए बी सी का सम है 13, 13 में से 5 गया 8, 8 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, 5 और 3, 4 और 4। अब इससे आगे जाऊंगा क्या, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर बी जो है वो सी से छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब ए की अगली छोटी वैल्यू ले रहा हूं मैं 6 ले चुका, मैं 5 ले चुका, अब मैंने 4 ले लिया, 4। तो 13 में से 4 गए 7, सॉरी 9। अब मैं 9 को 2 हिस्सों में तोड़ूंगा। ठीक है, तो अगर आप 9 को 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो 5 और 4 9, 4 और 5 9, कैसे भी तोड़ दो, इस 4 से तो बड़ी आ रही है, ये वाला केस भी नहीं होगा भैया, ए लार्जेस्ट है। तो टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, कितनी तरह के ट्रायंगल पॉसिबल है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 इज द आंसर। ठीक है, ई क्या पढ़ा दिए सर, ये क्या कर दिया, हे प्रभु ये क्या हुआ। टेंशन मतलब मैं हूं ना भाई। चलो अब इसी क्वेश्चन को करते हैं। मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ, इसी को नहीं किसी अलग क्वेश्चन को करते हैं। एग्जामिनर ने ये बोला है कि किसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 17 है, किसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज 17, और हमने ये बताना है इंटीग्रल वैल्यूज है। सेम क्वेश्चन है, कितनी ऐसी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो देखो जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड इज लेस देन 17/2 यानी कि 8.5, हमेशा 8.5 से कम रहेगी। ए लार्जेस्ट है, देखो इसको मैं जल्दी से सोल्व करके बताता हूँ। ए की मैक्स वैल्यू हो गई 8, अगर यहाँ पर 8 है
तीनों का सम कितना है 17, तो 17 में से 8 घटा दो 9, तो इन दोनों का सम 9 बच गया। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा, देखना 9 बच गया, तो 5 और 4, या फिर 8 से ही स्टार्ट करते हैं। 8, ये 8 है ना, इसके बराबर से स्टार्ट करते हैं। 8 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एक घटा दूंगा 7 और 2, इसको एक घटा दूंगा 6 और 3, इसको एक घटा दूंगा 5 और 4, इसको एक घटा दूंगा तो 4 और 5। भैया ये बड़ी होगी तो ये तो मैं नहीं लूंगा। अब देखो, अब मैंने इसको 8 लिया था तो अब मैंने इसको 7 ले लिया, तो इसकी भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 7 ही रहेगी। भैया ये 7 से तो बड़ा नहीं हो सकता, तो 7 और 7 कितना हो गया 14, 17 में से 14 गया 3। अब मैं इसको घटाता जाऊंगा, ये 6 हो गया तो ये एक बढ़ जाएगा 4। अब मैं इसको घटा दूंगा 5, तो ये भी एक बढ़ जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद आगे तो नहीं जाएंगे ना भाई, अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, अगले स्टेप में ये बड़ी हो जाएगी जो कि अलाउड नहीं है। 8 7, अब मैं 6 ले लूंगा, जानबूझ के मैंने वैल्यू 17 ली है बड़ी। तो अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 6 से बड़ी ये नहीं हो सकती। 6 और 6 12 और 5। अब इसको अगर मैं एक घटाऊं 5 तो ये बढ़ जाएगी 6, तो आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं इसको ले लूँ 5 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो 5 और 5 10, तो इसको होना पड़ेगा 7। अरे भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, वो सबसे छोटी होनी चाहिए। खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म 8, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो एक तो फ्लॉड है, उतना ठीक नहीं है, और दूसरा सेंसिबल नहीं होएगा। आपके दिमाग में आएगा कि अगर 17 की जगह 170 दे दिया तो वो सेंसिबल नहीं होएगा अपने एग्जाम के लिए, वो टेंशन मत लो, आपसे ज़्यादा वो टेंशन मुझे है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो भाई इस क्लास के अंदर इतना ही, यहाँ पर ये क्लास ख़त्म होती है। आपसे अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ, इसका फीडबैक देना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।